नमस्कार, स्वागत है आपका। कोरोना संकट के बीच आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पहले 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार कानून पारित किए। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इन कानूनों के अमल पर रोक लगाई है और सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, न सरकार रुकेगी और न ही देश रुकेगा। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर राष्ट्रपति ने संतोष जताया। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेज़ी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई है। भारत के इस कार्य की विश्व भर में हो रही प्रशंसा हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ जग कल्याण की हमारी प्रार्थना हमारे प्रयासों को और ऊर्जा दे रही है। मेरी सरकार देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है। इस कोरोना काल में हम जब देश के भीतर आपदाओं से निपट रहे थे, तब हमारी सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के प्रयास किए गए। LAC पर द्विपक्षीय संबंधों और समझौताओं को दरकिनार करते हुए शांति भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने न केवल पूरी सजगता, शक्ति और हौसले के साथ इन षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि सीमा पर यथास्थिति बदलने के सभी प्रयासों को भी नाकाम किया। हमारे जाबाजों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया,
हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर में मीडिया से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए देश के सामने एक सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार संसद में हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने सभी सांसदों से सहयोग की अपील की। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आज़ादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। संसद के दोनों सदनों में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण को पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा के पटल पर रखा। आर्थिक समीक्षा कोविड योद्धाओं को समर्पित की गई। सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश किए गए। समीक्षा के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11% और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रहेगी, जो देश की आजादी के बाद सर्वाधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कोरोना काल और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असर का खास तौर पर विश्लेषण किया गया। अनुमान लगाया गया कि कोविड-19 का साल 2020-21 की विकास दर पर असर देखा जाएगा, लेकिन ये पहली तिमाही के -23.9% से काफी ज्यादा यानी कि -7.7% पर रहेगी। सर्वेक्षण के मुताबिक व्यापक टीकाकरण अभियान, सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी, उपभोग और निवेश में त्वरित वृद्धि की संभावनाओं की बदौलत देश की अर्थव्यवस्था वी शेप रिकवरी की राह पर है। समीक्षा के मुताबिक आर्थिक विकास की रफ्तार में कृषि की भूमिका अहम होगी, क्योंकि इसकी वृद्धि दर 3.4% रहने की उम्मीद है। IMF के मुताबिक भारत अगले 2 साल में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। With your permission, I wish to lay on the table a copy in English and in Hindi of the Economic Survey 2020-2021, Volume 1 and 2. In the unlock phase, India has actually gone ahead and announced demand-side measures to enable discretionary consumption to come in. The Atmanirbhar Bharat 2 and 3 measures have focused on capital expenditures. A wage subsidy program was announced as part of Atmanirbhar Bharat 3, and the focus on the national infrastructure pipeline has been enhanced. So all these will go towards increasing discretionary spending in the economy. So India's demand side response was again unique and in a more calibrated manner. On the supply side as well, and India recognized that the pandemic will have supply side impact too, because of possible disruptions in labor markets and the financial distress that firms could have to face, which could lead to impact on the productive capacity of the economy. And therefore, a slew of structural reforms were announced to enhance supply in the medium to long run, to avoid loss of productive capacity. और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज राज्यसभा के 253वें सत्र की शुरुआत की गई। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखे जाने के बाद दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई।
उच्च सदन के वर्तमान सदस्यों में रामविलास पासवान, अहमद पटेल और अभय भारद्वाज को सभापति वेंकैया नायडू ने श्रद्धांजलि दी। सदन में 11 पूर्व सदस्यों जसवंत सिंह, सईदा अनवरा तैमूर, रशीद मसूद, केशुभाई पटेल, भागीरथी मांझी, कैलाश नारायण सारंग, मोतीलाल वोरा, माधव सिंह सोलंकी, कमल मुरारका, BS ज्ञाना दिशिखन और रामजी लाल को भी श्रद्धांजलि दी गई। इनके अलावा प्रख्यात पार्श्व गायक और संगीत निर्देशक SP बालासुब्रमण्यम, कुवैत के अमीर शेख सबाह अल अहमद, अल जब अल सबाह और बहरीन के प्रधानमंत्री रहे राजकुमार खलीफा बिन सलमान अल खलीफा को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर इन्होंने इंडोनेशिया में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। सदन में दिवंगतों की याद में कुछ पलों का मौन रखा गया। संसद के बजट सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सर्वदलीय बैठक में ओम बिरला ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के दौरान सभी सदस्यों से अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए सदन में मर्यादा बनाए रखने की अपील की। ओम बिरला ने कहा कि संसद का ये सत्र रचनात्मक और उत्पादक हो। इस विषय में कोई भी राजनीतिक दल या सदस्य उनसे चर्चा कर सकता है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया। हमने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा की है। सबसे ये अपेक्षाएं की है कि सदन सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित चले, हम अपने संवैधानिक दायित्वों को भी पूरा करें और संसद की मर्यादा को बना रखें। सभी राजनीतिक दलों ने आश्वस्त किया है कि हम सदन की कार्रवाई निर्बाध चलाने में सहयोग करेंगे। और वहीं बजट सत्र को लेकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को उच्च सदन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस दौरान सभापति वेंकैया नायडू सभी नेताओं से उच्च सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन पर दूसरे अहम विषयों पर भी विचार विमर्श करेंगे। बैठक का मकसद राज्यसभा 253वें सत्र के दौरान सुचारू संचालन के लिए सभी दलों में आम सहमति बनाना है। इससे पहले सरकार ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए 30 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। इस दौरान सरकार की तरफ से सत्र के दौरान प्रस्तावित विधायी कामकाज की रूपरेखा पेश की जाएगी। साथ ही विपक्ष के सुझावों को भी सुना जाएगा। और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट जो है वो पेश करेंगी। इस बार पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया जाएगा। यूनियन बजट मोबाइल ऐप के जरिए सांसद और आम जनता बजट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स देख सकेंगे। लोकसभा में आम बजट पेश होने के 1 घंटे के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट की प्रति सभापटल पर रखेंगी। और दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का जो समापन हो गया। समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन से हुई। राष्ट्रपति अपने घुड़सवार सुरक्षा गार्ड के साथ विजय चौक पहुंचे, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह भारतीय धुनों से सराबोर रहा।
और दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास आज शाम कम तीव्रता का बम विस्फोट हुआ है। धमाके में किसी के घायल और हताहत होने की खबर नहीं है। घटनास्थल के पास खड़ी कुछ गाड़ियों के कांच टूट गए हैं। घटनास्थल पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बात की और घटना के बारे में जानकारी ली। दिल्ली में इजरायली दूतावास एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है। घटना को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि वो मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने इजरायली दूतावास और इजरायली राजनयिकों की पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपसे ये अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, वो आए शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।